Assalamu alaikum. Welcome to Career Caravan. I am Ahsan Ali. Now we will discuss about the first chapter of computer science from first year part 1. So आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ 1.3 आउटपुट डिवाइसेस. तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ आउटपुट, देन वी विल डिस्कस अबाउट दी व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइसेस. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आउटपुट किसे कहते हैं. आउटपुट होती है कंप्यूटर को हम जो भी इनपुट देते हैं उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे हम आउटपुट कहते हैं. और उस आउटपुट को हम किसी भी तरह से जब शो करवाते हैं तो किसी न किसी डिवाइसेस के थ्रू हम उन आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं. तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है. तो वो जिस तरह की भी वीडियो आउटपुट होगी उसकी बेस पे वो आउटपुट डिवाइसेस हम यूज़ करेंगे. तो हम देख लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस की होती है ऐसी डिवाइसेस जो कि हमारी आउटपुट को यूज़र की रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करती है, उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. वो कौन कौन सी होती हैं वो जानते हैं. उससे पहले हम देख लेते हैं कि आउटपुट की दो टाइप्स हैं, दैट इज़ सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी. अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की होती है और हार्ड कॉपी आउटपुट की होती है ऐसी आउटपुट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट इज़ हार्ड कॉपी. और ऐसी जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं उसको हम परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, दैट इज़ सॉफ्ट कॉपी. हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम कोई म्यूज़िक सुनते हैं या कोई वीडियो देखते हैं लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, उसको फिज़िकली हम टच नहीं कर सकते और वो परमानेंट भी स्टोर नहीं होती. जो वीडियो हम देख रहे हैं वो जैसे वीडियो चली वो ख़त्म हो जाएगी, जैसे कोई म्यूज़िक है वो चला वो ख़त्म हो जाएगा, वो परमानेंटली स्टोर नहीं होगा. तो उससे हम कहेंगे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. लेकिन जो हार्ड कॉपी आउटपुट होती है वो परमानेंटली स्टोर होती है, वो किसी ना किसी पेपर के ऊपर, किसी पेज के ऊपर प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास मौजूद होती है. तो उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट. उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेज हैं मेजर, उसमें सबसे पहले आया था मॉनिटर, फिर बाद में प्रिंटर्स, प्लॉटर्स एंड स्पीकर्स. ये हमारे पास जो मेन आउटपुट डिवाइसेज हैं वो हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉनिटर्स को. मॉनिटर्स कंप्यूटर की प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम जो आउटपुट होती है वो ग्राफिकल वे में देखते हैं. इसमें इमेजेस आ सकती हैं, ग्राफिक्स आ सकते हैं, वीडियोस आ सकती हैं और किसी भी किस्म की जो कि ग्राफिकल वे में हमने आउटपुट देखनी है वो सारी की सारी मॉनिटर के ज़रिए हम देखते हैं. अब इसमें कुछ मॉनिटर्स की, इसको हम डिस्प्ले भी कहते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन भी कहते हैं, सिंपल आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले साइज़, कि हमारा जो मॉनिटर होगा जो कि आउटपुट डिवाइस है उसका साइज़ हम कैसे मेजर करते हैं. तो उसका साइज़, लेट्स सपोज ये एक मॉनिटर, उसकी स्क्रीन है, तो उसका साइज़ हम डायगनली मेजर करते हैं. मतलब एक डायगनल से लेके दूसरे डायगनल तक हम मेजर करते हैं. और ये किस में करते हैं? इंचेस में, कि ये कितने इंच बन रहे हैं. आपने सुना होगा कि जो कि LCD है, डिस्प्ले होता है वो कितने इंच का, 32 इंच है, 42 इंच है, 20 इंचज़ है. तो वो उसकी जो मेजरमेंट्स होते हैं वो डायगनल हम मेजर करते हैं और उस लिहाज से उस स्क्रीन का साइज़ मेजर करते हैं. वो डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल हो सकती है. उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज़ कलर, कि जो मॉनिटर है उस पर जो आउटपुट आएगी उसका कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा. तो कलर कॉम्बिनेशन की बात हम करते हैं तो इसमें फर्दर दो कैटेगरीज हैं. एक को हम कहते हैं मोनोक्रोम एंड सेकेंड वन इज RGB. मोनोक्रोम में क्या होता है कि दो कलर सिर्फ यूज़ होते हैं, एक फोरग्राउंड के लिए और एक बैकग्राउंड के लिए. लेकिन उन्हीं दो कलर्स की डिफरेंट शेड्स होती हैं हमारे पास जिसको हम यूज़ करते हैं. तो जो हमारे पास मॉनिटर होता है वो सिर्फ दो कलर्स को यूज़ करते हुए पूरी की पूरी पिक्चर्स के जो भी कलर्स होते हैं उनको डिफाइन करता है सिर्फ दो कलर्स की मदद से. आमतौर पर हम उन्हें ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन के नाम से जानते हैं. तो उसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर होता है और उनकी डिफरेंट ओपेसिटी की बेस पे हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. तो जो हमारे पास सेकंड है उसको कहते हैं RGB. RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू. ये कलर डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस है. इसमें ये तीन जो कलर हैं मेजर, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इन्हीं के कॉम्बिनेशन मिलके दुनिया के तमाम कलर्स बनते हैं इन्हीं तीन कलर से. तो जो कलर डिस्प्ले होता है उसमें हम जो आउटपुट होती है वो कलर्ड फॉर्म में देखते हैं. जितने भी कलर्स हैं हम उनकी अलग अलग से शेड्स देख सकते हैं
और वो डिपेंड करता है कि हमारे सिस्टम का जो ग्राफिक्स कार्ड है वो सपोर्ट क्या करता है। उसमें 16 बिट्स हो सकते हैं, 4 बिट्स हो सकते हैं, 8 बिट्स हो सकते हैं, उनकी रेजोल्यूशन की बेस पे। तो उसके बाद आ जाता है, हमने साइज देख लिया, कलर देख लिया, उसके बाद रेजोल्यूशन। अब किसी स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन होती है वो हम कैसे मेजर करते हैं। रेजोल्यूशन इज टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन द स्क्रीन इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। अब पिक्सेल्स क्या होते हैं, लेट्स सपोज ये हमारी स्क्रीन है। अब इसके जो स्क्रीन होती है वो छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनी होती है। इसे हम डॉट्स भी कहते हैं, पिक्सेल्स भी कहते हैं। जो हर पिक्सल है उसमें फर्दर अगर तो ब्लैक एंड वाइट तो उसमें 2 कलर्स होंगे, ब्लैक या वाइट। लेकिन अगर हम RGB की बात करें तो उसमें हर पिक्सल के अंदर 3 कलर्स मौजूद होंगे, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। लेकिन उसकी ओपेसिटी सिर्फ वो कम या ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट शेड्स देखने को मिलते हैं। तो जो रेजोल्यूशन वो हम कैसे मेजर करते हैं इसकी, वो हम विड्थ इंटू हाइट करके फिर मेजर करते हैं। लेट्स सपोज अगर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी विड्थ कितनी है और उस विड्थ में कितने पिक्सल्स आ रहे हैं वो लिखते हैं, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं जितने हमारे पास हाइट है उसमें कितने पिक्सल्स आ रहे हैं। तो ये अगर हम कोई पूछेगा कि इस स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है तो हम इस तरह पढ़ेंगे 320/200। तो ये रेजोल्यूशन होती है। जितनी ज़्यादा किसी स्क्रीन की रेजोल्यूशन होगी वीडियो की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा बेस्ट होगी, उतनी ज़्यादा शार्प हमें नज़र आएगी वीडियो। तो ये होगी हमारी मॉनिटर की कुछ प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हम देखते हैं कि वीडियो अडाप्टर क्या होता है। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर। ये एक किस्म का अडाप्टर है, एक कन्वर्टर है जो कि हमारी जो वीडियो उसको फॉर्मेट करता है, उसको कन्वर्ट करता है कलर्स की बेस पे कि हमारा जो डिस्प्ले है वो कौन सा कलर सिस्टम, उसकी कलरिंग स्कीम कौन सी है, वो कौन सा कलर स्पॉट करता है, कितने कलर्स को स्पॉट करता है, उसकी बेस पे जो हमारा वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर है उस वीडियो को कन्वर्ट करता है। इसके बगैर हम किसी भी मॉनिटर पे वीडियो को डिस्प्ले नहीं करवा सकते अगर हमारे पास वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर ना हुआ तो इसकी फर्दर टाइप्स हैं। जो आमतौर पर यूज़ होता है उसे हम VGA बोलते हैं। VGA आपने नाम सुना होगा, दैट इज वीडियो ग्राफिक अरे। VGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक अरेज। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी वीडियो आती है इसमें 4 बिट्स कलरिंग स्कीम होती है, 4 बिट्स कलरिंग स्कीम होती है और ये 256 कलर्स को स्पॉट कर सकता है, 16 को भी और 256 कलर्स को स्पॉट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन। अगर तो स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है वो 320/200 है तो वो 16 कलर्स को स्पॉट करेगा, और अगर उसकी रेजोल्यूशन जो है वो 600/400 है तो हमारे पास 256 कलर्स को स्पॉट करेगा। तो ये होता है VGA कार्ड। इसको सिंपल हम ग्राफिक्स कार्ड भी बोलते हैं। जो सेकंड टाइप है उसमें हमारे पास आ जाता है SVGA, दैट इज सुपर वीडियो ग्राफिक अरे। तो ये जो होता है ये 8 बिट्स होता है, इसको हम कहते हैं ये 8 बिट वीडियो कार्ड है। तो ये भी 256 कलर्स को सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें जो रेजोल्यूशन है वो डिफरेंट साइजेस की होती है, 640/480। तो ये रेजोल्यूशन भी इसमें आ जाती है। और जो सेकेंड रेजोल्यूशन उसमें यूज़ होती है वो 1024/768। तो जो SVG है वो 8 बिट का कलर कार्ड है, इसमें 256 कलर्स को सपोर्ट करता है। और जो दो रेजोल्यूशन इसमें आती है वो 640/480 है, और जो सेकेंड रेजोल्यूशन है दैट इज़ 1024/768 है। इस रेजोल्यूशन का मतलब है कि उसमें उसकी जो विड्थ है उसमें 1024 पिक्सल है और जो उसकी हाइट है उसमें 768 पिक्सल मौजूद है। तो उसकी जो रेजोल्यूशन होगी वो ज़्यादा शार्प होगी, उसका रिजल्ट अच्छा होगा। और जो लास्ट में हमारे पास आ जाता है दैट इज़ XGA, एक्सटेंडेड ग्राफिक अरे। तो इसमें
हमारे पास 24 बिट्स होती हैं। इसमें 24 बिट्स होती हैं और इसमें कितने कलर्स हम सपोर्ट कर सकते हैं? 16 मिलियन। ये सबसे जो हाई क्वालिटी का ग्राफिक कार्ड है वो यही है XGA। इसमें 16 मिलियन कलर्स की सपोर्ट है हमारे पास, और ये यूज़ होता है हमारे पास 1024x768 रेजोल्यूशन की डिस्प्ले की स्क्रीन पर। तो ये आपने देखा होगा कि अगर 4 बिट है तो 16 कलर्स कम्बिनेशन हमारे पास आएंगे, अगर 8 बिट है तो हमारे पास 256 आएंगे, अगर 24 बिट्स है तो 16 मिलियंस आएंगे। अगर आप गौर करें तो इन दोनों के दरमियान जो कंपैरिजन करने से हमारे पास रिजल्ट आता है कि अगर जो ये कलर्स की सपोर्ट है वो किस बेस पे आ रही है, वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, दैट इज़ 2 नंबर ऑफ बिट्स। अगर हम 4 करेंगे तो 16 बन जाएगा, ठीक है। अगर हम 8 करेंगे तो 256 बनेगा, अगर 2 24 करेंगे तो 16 मिलियन राउंड अबाउट बनेगा। तो ये हो गया वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि जो मोनीटर है उसकी टाइप्स कौन कौन सी है। बेसिकली देर आर 2 टाइप्स ऑफ मोनीटर। फर्स्ट वन इज CRT एंड सेकेंड वन इज फ्लैट डिस्प्ले। तो सबसे पहले हम CRT को डिस्कस करते हैं। CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब एक मतलब जो ट्रेडिशनल हमारे पास मोनीटर्स होते रहे हैं, बड़ा एक सिस्टम हो जो कि ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, उसकी एफिशिएंसी कम होती है और इलेक्ट्रॉनिक रेस भी वो खारिज करता है, तो वो CRT होता है। उसकी डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास एक एक्सेलरेटर आ जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की रेज खारिज होती हैं, इसे इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं, और ये इसको एक्सेलरेटर बोलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करता है। उसके बाद हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खारिज होके फाइनल डिस्प्ले की तरफ जाते हैं, और ये बेसिकली प्लेट्स होती हैं जो कि डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स इन्हें कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं कि ये फैल के जाएं स्क्रीन की तरफ। तो ये लास्ट पे हमारे पास एक कर्व किस्म की थोड़ी सी स्क्रीन होती है जिसके अंदर वाली साइड पे फास्फोर्स के टीनी डॉट्स की एक कोटिंग हुई होती है फास्फोर्स की। यहाँ पे जो स्क्रीन होती है उसकी अंदर वाली साइड पे एक जो फास्फोर्स है केमिकल है उसकी टीनी डॉट्स की हमारे पास कोटिंग हुई होती है। और ये काम किस तरह करता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जैसे ही जाके फास्फोरस की जो तय होती है, जो एलिमेंट होते हैं उससे जाके टकराते हैं तो ये रोशन हो जाते हैं। जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाएंगे तो ये जाके इवेंचुअली स्क्रीन से टकरा जाएंगे, तो इस स्क्रीन पे जो फास्फोरस के टीनी डॉट्स है वो रोशन हो जाते हैं। ये बेसिकली एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर ये सारा बंद होता है, ये सारा सिस्टम वैक्यूम ट्यूब के अंदर। वैक्यूम ट्यूब ऐसी होती है जिसमें कि हवा मौजूद नहीं होती, उसे वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। तो उसी से इसका नाम भी रखा है कैथोड रे ट्यूब, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से नेगेटिव चार्जेस निकल रहे हैं तो इसको कैथोड कहते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए इसको कैथोड रे ट्यूब का नाम भी दिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होते हैं जो कि उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं, और लास्ट पे जाके हमारे पास जो फास्फोरस की प्लेट होती है उस पर इलेक्ट्रॉन्स जाके टकराते हैं, और जो फास्फोरस के टीनी पार्टिकल्स होते हैं वो रोशन हो जाते हैं। तो हमें एक डिस्प्ले नज़र आता है, एक वीडियो या इमेजेस जो होती हैं वो हमें स्क्रीन पर नज़र आती हैं। तो इसको कहते हैं हम CRT। उसके बाद जो हमारी सेकंड टाइप है मॉनिटर्स की, दैट इज़ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। लिए कैथोड रे ट्यूब, अब हमारे पास आ जाते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले।
तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या होते हैं, जैसे कि आपने CRT में देखे एक थोड़ी ट्यूब होती है, वो अलग से उसमें इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं जाके स्क्रीन पर टकराते हैं, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। उसके कंपैरिजन में जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है ये एक बिल्कुल लाइट वेट और लाइट पावर कंजम्पशन डिवाइस है जो कि स्लिम और स्मार्ट होती है। इसके पीछे वो वैक्यूम ट्यूब नहीं लगी होती, बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट साइज़ की ये स्क्रीन होती है। फर्दर इसकी टाइप्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पावर भी कम कंज्यूम करती है CRT की बेस पर, इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, इसमें जो कलर रेंज है वो भी ज़्यादा है। और अगर हम और बात करें तो इसकी क्वालिटी जो होती है आउटपुट डिवाइस की वो भी CRT से बेहतर है। तो इसकी फर्दर टाइप्स हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले की, दैट इज़ LCD, ELD एंड गैस प्लाज्मा। तो जो सबसे पहले फ्लैट पैनल हमारे पास डिस्प्ले आए थे LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टलाइज डिस्प्ले। इसमें होता है कि हमारे पास जो होती हैं क्रिस्टल की दो प्लेट्स होती हैं, उनके दरमियान एक मादा होता है मैटर जिसे हम क्रिस्टल कहते हैं, वो के मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। और जैसे ही उसको इनपुट आती है डिजिटल सिग्नल में, तो वो जो लिक्विड का मैटर होता है वो अपनी जगह चेंज कर सकता है, मतलब उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं ताकि जो डिस्प्ले हमें वो स्क्रीन पे नज़र आए। तो ये जो सबसे आमतौर पर यूज़ होती है वो LCD वो यही है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ELD स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो दो स्क्रीन होती हैं उनके दरमियान एक लाइट की हमारे पास जो मैटर मौजूद होता है इलेक्ट्रॉनिकल ल्यूमिनेसेंट होता है, मतलब उसमें आगे जब इलेक्ट्रॉन्स आगे टकराते हैं हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आए हैं हमारे पास स्क्रीन पे, तो वो आगे उसके इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं जो कि हमारे अंदर मादा मौजूद है दो स्क्रीन के अंदर। जैसे उनके साथ आके वो सिग्नल्स टकराते हैं, मैच करते हैं, वो रोशन होते हैं। जैसे ही वो रोशन होते हैं तो हमें स्क्रीन पर आउटपुट नज़र आती है। लास्ट में हमारे पास आ जाती है गैस प्लाज्मा। तो गैस प्लाज्मा इन दोनों से क्वालिटी में बेहतर है, इसकी जो वीडियो क्वालिटी होती है वो दोनों से बेहतर है। इसकी वजह ये है कि इनके जो दो स्क्रीनों के दरमियान कोई मैटर मौजूद नहीं होता बल्कि गैस मौजूद होती है जो कि एक्सपेंसिव होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स के जो चार्जेस होते हैं वो जाके गैस के चार्जेस से टकराते हैं, तो वो जो गैस के चार्जेस होते हैं वो रोशन हो जाते हैं और हमें जो डिस्प्ले वो नज़र आता है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे कि हमें इनपुट आ रही है। तो ये हो गया हमारे पास CRT हमने डिस्कस कर लिया, फ्लैट पैनल डिस्प्ले डिस्कस कर लिया, उसकी जो टाइप्स हैं वो भी डिस्कस कर ली। तो हमारे पास जो मॉनिटर है वो कवर हो गया कंप्लीट। तो जो हमारी सेकंड आउटपुट डिवाइस है दैट इज़ प्रिंटर्स। प्रिंटर क्या करते हैं कि हमें जो टेक्स्ट होता है जो कि डॉक्यूमेंट होता है उसको हार्ड फॉर्म में हमारे पास हार्ड कॉपी में आउटपुट हमें मिलती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया मॉनिटर्स वो हमें सॉफ्ट फॉर्म में आउटपुट देते हैं, लेकिन जो प्रिंटर्स है वो हमें हार्ड फॉर्म में हार्ड कॉपी जो होती है आउटपुट की वो हमें प्रोड्यूस करके देते हैं। तो इसकी फंक्शनैलिटीज़ की बेस पे इसकी दो टाइप्स हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड सेकेंड वन इज़ नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं उनका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास प्रिंटर है उनमें कोई ना कोई मैकेनिकल तरीकाकार लगा होता है जिसकी वजह से एक प्रिंटिंग होती है। उसमें लाजमी तौर पर एक स्ट्राइकर होगा जो कि रिबन को टच करेगा और जाके प्रिंट पे मैनुअल मतलब मैकेनिकली तरीके से वो प्रिंट पे चीज़ प्रिंट होगी। तो इसकी फर्दर टाइप्स हैं, लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट है उसमें किसी किस्म का कोई स्ट्राइकर या हेड यूज़ नहीं होता, वो लेज़र के ज़रिए या प्लाज्मा के ज़रिए या हीट के ज़रिए वो प्रिंटिंग करता है, लेकिन उसमें किसी भी किस्म का हेड या स्ट्राइकर मौजूद नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंस है इनमें इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स के होते हैं और उसकी टाइप्स। तो हमारे पास जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स है उसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, दैट वन इज़ डॉट मैट्रिक्स, डेजीवेल एंड लाइन प्रिंटर। जो डॉट मैट्रिक्स होता है उसमें होता है कि एक हेड होता है जिसके ऊपर पिन्स लगी होती हैं, जैसे कोई करेक्टर एंटर होता है। ये बेसिकली जो टाइपराइटर होता है ट्रेडिशनल लोग यूज़ करते रहे हैं, ये सेम वही है जो डॉट मैट्रिक्स है। उसमें होता है कि हर करेक्टर के अगेंस्ट एक हेड अटैच होता है। जैसे ही वो करेक्टर प्रेस होता है तो वो हेड जाके रिबन से हेड के ऊपर पिन्स लगी होती हैं, छोटी छोटी पिन्स होती है, टीनी पिन्स कहते हैं उन्हें।
स्मॉल पिंस। तो जैसे कोई करेक्टर प्रेस होता है तो वो जाके रिबन के साथ स्ट्राइक करती हैं। रिबन के ऊपर इंक लगी होती है और रिबन के दूसरी साइड पे हमारे पास एक खाली साफ पेपर लगा होता है। तो जैसे वो पिंस आके दरमियान में हमारे पास रिबन होता है जिस पे इंक लगी होती है, जैसे आके स्ट्राइकर इस पे हिट करता है तो वो करेक्टर जो होता है वो जाके पीछे पेपर पे प्रिंट हो जाता है। तो ये होता है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स की स्पीड काफ़ी अच्छी है और इसमें जो नंबर ऑफ पिन्स है वो वेरी कर सकते हैं, 9 हो सकती है, 18 हो सकती है या 24 हो सकती हैं। जितनी ज़्यादा पिन्स होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी। तो जो डॉट मैट्रिक्स है उसके बाद हमारे पास आया है डेजी व्हील। डेजी व्हील में क्या होता है, एक व्हील होता है, एक गोल चक्कर होता है जिसके ऊपर पेटल्स होती हैं। हर पेटल्स के अगेंस्ट एक जो करेक्टर होता है वो उसके साथ अटैच होता है हर पेटल के ऊपर। तो जैसे ही कोई करेक्टर एंटर होता है तो वो डेजी व्हील घूम के उस करेक्टर के जो आमने सामने आ जाता है और फिर एक स्ट्राइकर आता है जो कि उस पेटल के ऊपर हिट करता है। तो और वो जो पेटल होती है वो रिबन से हिट करती है और फिर जो रिबन से होके हमारे पास पेपर पे आउटपुट आती है। तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि एक पेटल होता है गोल इस तरह से, तो इसके ऊपर पेटल्स होती हैं, जितने हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं उतनी पेटल्स होती हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स। तो ये घूम सकते हैं, रोटेट कर सकता है। तो जैसे ही कोई कैरेक्टर हमने प्रिंट करना होता है तो हम वो कैरेक्टर एंटर करते हैं और डेजी व्हील घूम के इसके ऊपर पेटल्स होते हैं, पेटल्स के ऊपर वो कैरेक्टर साथ एम्बेड होते हैं। तो रिबन, इसके सामने एक रिबन लगा होता है और रिबन के पीछे हमारे पास पेपर होता है और एक स्ट्राइकर आगे हिट करता है तो रिबन से ये जो करेक्टर होता है वो प्रिंट होके इस पेपर पे प्रिंट हो जाता है। तो ये हमारे पास होता है डेजी व्हील। ये डॉट मैट्रिक्स की निस्बत थोड़ा स्लो होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइन प्रिंटर। जो लाइन प्रिंटर है उसके नाम से वाज़ेह है कि वो एक टाइम में एक लाइन जो होती है वो प्रिंट कर सकता है। वो 1 मिनट में उसकी जो मैक्सिमम वो 3000 लाइन वो प्रिंट कर सकता है। जो लाइन प्रिंटर होता है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका एक ही नुकसान है कि इसके जो फ़ॉन्ट्स है वो सेम रहते हैं। इसमें हम फ़ॉन्ट्स चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स होते हैं। इस वजह से ये बस इसका ड्रॉबैक है। बाकी एक वक्त में एक पूरी लाइन प्रिंट कर सकता है, इसका ये मतलब है लाइन प्रिंटर का। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ये थे हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे पास सबसे पहले है लेज़र, सेकेंड वन इज इंकजेट, एंड थर्ड वन इज तो पहले हम डिस्कस करते हैं लेज़र। लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्पलीफाइड बाय स्टिमुलेटेड एमिशन बाय रेडिएशंस। मतलब ये मजमुआ है लेज़र का जो कि एक एम्पलीफाइड होती है, फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, उसको हम जब एम्पलीफाई कर देते हैं वो खारिज होती है एक डिवाइस से और जाके वो एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट पे हिट करती है। तो इसमें होता है कि जो हमारे पास एक हेडर होता है, हेडर के ऊपर छोटी छोटी पिंस लगी होती हैं, जिस नोजल्स लगी होती हैं, उन नोजल से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज जो पाउडर होता है इंक वाला वो खारिज होता है। मतलब हमारे पास एक स्प्रे नोजल होती है इस टाइप की, उसके आगे सुराख होता है छोटा सा और इसके अंदर हमारे पास इंक होती है। वो इंक होती है मैग्नेटिकली चार्ज, उस पर कोई ना कोई चार्ज होता है, नेगेटिव हो सकता है। तो वो जैसे ही हम लेज़र ऑन करते हैं प्रिंटर तो इसमें से जो पाउडर होता है वो डॉट्स की फॉर्म में स्प्रे की तरह निकलता है और जाके ड्रम पहले साथ अटैच होता है। ड्रम वो सारा का सारा जो भी इमेज होती है वो सारी जाके पहले ड्रम पे प्रिंट होती है। उसके बाद जो ड्रम के साथ पेपर लगा होता है तो वो ड्रम वाली सेम इमेज वो हमारे पास प्रिंट पे जो पेपर होता है उस पर प्रिंट हो जाती है और उसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फ्लो ये है कि हमारे पास एक स्प्रे वाली नोज़ल होती है, वहाँ से नोज़ल से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पाउडर की फॉर्म में निकलते हैं, वो जाके पहले ड्रम के ऊपर प्रिंट होते हैं, सेम हमारे पास जो इमेज आती है और वही इमेज हमारे पास बाद में जो पेपर उसके ऊपर प्रिंट हो जाती है। तो इसकी स्पीड ये है कि ये एक वक्त में मतलब 1 मिनट में 1 से
300 पेजेस प्रिंट कर सकता है। और इसकी जो एफिशिएंसी है डॉट्स पर इंच जो पावर होती है, डीपीआई कहते हैं बेसिकली। डीपीआई कहते हैं डॉट्स पर इंच, मतलब 1 इंच के अंदर वो कितने डॉट्स प्रिंटेड होंगे जो पेपर है, तो वो कहते हैं डीपीआई। तो वो हर एक प्रिंटर की अलग होती है और इसकी बेस पे हम क्वालिटी को मेजर करते हैं कि इस लेज़र की डीपीआई कितनी है, इसकी डीपीआई कितनी है और इसकी डीपीआई कितनी है। जितनी डीपीआई होती है उसके मतलब है कि वो उतनी हाई क्वालिटी हमारे पास जो इमेज है वो प्रिंट होगी। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंकजेट। इंकजेट जो होता है ये भी सेम तरह से काम करता है, लेकिन ये लेज़र से थोड़ा स्लो होता है। जैसे मैंने बात की है कि इसमें 300 पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन जो इंकजेट होता है वो 300 पेजेस को नहीं, लेकिन वो सिर्फ 1 से 6 पेजेस 1 मिनट में प्रिंट कर सकता है। इसकी जो होती है डीपीआई वो ज़्यादा होती है, लेज़र से इसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा होती है, लेकिन ये थोड़ा स्लो होता है। तो ये सिर्फ 1 मिनट में 1 से 6 पेजेस को ही प्रिंट कर सकता है। बाकी इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसे इसमें वो लगा होता है, नोज़ल लगी होती है, स्प्रे होती है, उसमें मैग्नेटिकली इंक होती है, जाके ड्रम पे प्रिंट होती है, फिर ड्रम से पेपर पे। लेकिन इसमें ड्रम वाला जो कंसेप्ट है वो नहीं है। इसमें डायरेक्ट हमारे पास एक नोज़ल होती है, वहाँ से इंक जाती है और डायरेक्ट जाके पेपर पे प्रिंट होती है। इसमें जो दरम्यान में ड्रम वाला कंसेप्ट है वो नहीं है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे आ जाता है थर्मल प्रिंटर। तो जो थर्मल प्रिंटर है इन दोनों से एक्सपेंसिव है और क्वालिटी में अच्छा है। इसमें ये होता है कि जो हमने हाई क्वालिटी की जो इमेजेस होती है अगर वो प्रिंट करनी है तो उसके लिए हम थर्मल प्रिंटर यूज़ करते हैं। इसके लिए जो इंक है वो भी स्पेशलाइज होती है और जो पेपर होता है वो भी हाई क्वालिटी वैक्स्ड की फॉर्म में होता है। वो पेपर वो सादा पेपर नहीं होता, उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग हुई होती है और उससे जो हमारे पास इमेज हासिल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है क्वालिटी में। और जो प्रोफेशनली यूज़ होती हैं वो हम थर्मल प्रिंटर से इमेजेस लेके यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जो फोटोग्राफ्स होते हैं, फोटोग्राफ्स के ऊपर हमारे पास जो हार्ड फॉर्म में आती हैं फोटोग्राफ जो कैमरे से हम डेवलप करवाते हैं, तो उसकी क्वालिटी और एक अगर हम सादे पेपर पे कोई चीज़ प्रिंट करवाते हैं तो उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो जो बेसिकली हमारे कैमरामैन होते हैं उससे जो इमेज आती है हमारे पास फोटोग्राफ हार्ड फॉर्म में वो थर्मल प्रिंटर से प्रिंट की गई होती है। तो ये थे हमारे पास प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इनकी हमने टाइप्स देख ली हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्दर हमारे पास कौन सी आउटपुट डिवाइस है। हमारे पास जो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है दैट इज प्लॉटर। हमारे पास जो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है दैट इज़ प्लॉटर। प्लॉटर भी एक किस्म का प्रिंटर होता है लेकिन साइज़ में प्रिंटर से काफ़ी बड़ा होता है। अगर हमने किसी जगह का पूरा मैप या ब्लू प्रिंट्स होते हैं उसका प्रिंट लेना है, कोई ग्राफ्स है वो प्रिंट करवाने हैं, तो उसके लिए हम प्लॉटर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो फ्लेक्सेस होता है बड़े पैमाने पे अगर हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी है, बड़ी बड़ी इमेजेस हैं, तस्वीरें हैं, अगर हमने उनका प्रिंट लेना है तो हम वो सादे प्रिंटर से नहीं ले सकते, ये बेसिकली प्लॉटर से लेते हैं। प्लॉटर प्रिंटर्स ही होते हैं, मतलब इनका कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन ये साइज़ में बड़े होते हैं। तो इसकी प्लॉटर्स की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्लैट बेड एंड सेकेंड वन इज़ ड्रम। तो हमारे पास 2 टाइप्स हैं प्लॉटर्स की, फ्लैट बेड एंड ड्रम। तो फ्लैट बेड में होता है ये कि एक जैसे बेड होता है उस तरह का एक हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर हम शीट या पेपर या कोई भी चीज़ हम रख देते हैं जिसके ऊपर हमने प्रिंटिंग करनी होती है। तो उसको हम फिक्स कर देते हैं, उसकी पोजीशन को, उसकी लोकेशन को हर लिहाज से बेड के ऊपर फिक्स कर देते हैं। और जो बेड होता है वो स्टैटिक होता है, उसके ऊपर हमारे पास जो पिन्स होती हैं, पेन लगे होते हैं छोटे छोटे, जो प्लॉटर्स के अंदर छोटे छोटे पेन्स होते हैं जो कि उसके ऊपर प्रिंटिंग करते हैं। जो हम डिज़ाइन उसको कंप्यूटर से भेजते हैं प्लॉटर्स को, प्लॉटर उसके अकॉर्डिंगली उस बेड पे पूरी शीट के ऊपर अपने जो पिन्स होती हैं उनके ज़रिए प्रिंटिंग करता है। तो हमें वो पूरी बड़ी शीट पे एक जो इमेज होती है वो मिल जाती है। उसके अगेंस्ट दूसरा है हमारे पास ड्रम प्लॉटर। ये बिल्कुल सेम है लेकिन थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है।
कि इसमें हमने देखा है कि जो बेड होता है वो स्टैटिक होता है, उसके बाद जो पिन्स होती हैं वो डायनामिकली मूव कर रही होती हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि हमारे पास जो पिन्स है वो स्टैटिक होती है, वो मशीन के अंदर फिक्स होती है एक ही जगह पे, और एक साथ ड्रम अटैच होता है जो कि रोटेट कर रहा होता है और उसकी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है। तो इसमें जो शीट है या पेपर है वो मूव करता है, रोटेट करता है ड्रम के ज़रिए, और जो पिन्स हैं वो स्टैटिक रहती हैं। तो जो ड्रम होता है वो अकॉर्डिंगली मूव करता है लेफ़्ट राइट और रोटेट भी करता है। तो जो ड्रम प्लॉटर होते हैं उसको हम अर्थक्वेक की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं कि अर्थक्वेक का जो स्केल है वो रेक्टिफायर स्केल जो कहते हैं वो बेसिकली ड्रम प्लॉटर्स ही होते हैं। उसके ऊपर हम जो अर्थक्वेक होता है उसको मेजर कर सकते हैं कि ये कितने पॉइंट हमारे पास जो अर्थक्वेक है वो है। तो ये हमारे पास हो गया प्लॉटर्स। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट में बच जाती है आउटपुट डिवाइस, दैट इज़ स्पीकर्स। तो स्पीकर्स एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो कि सॉफ्ट फॉर्म में हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने बताया कि प्लॉटर्स और प्रिंटर्स हमें हार्ड फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, जो मॉनिटर्स और स्पीकर्स है ये हमें सॉफ्ट फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो जो स्पीकर होते हैं बेसिकली ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। अगर हमने ऑडियो सुननी है, कंप्यूटर से एक्सपोर्ट करनी है, उसको आउटपुट में कन्वर्ट किया है, कोई इनपुट हमारे पास आई है, हमने उसको एग्जीक्यूट किया, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके हमने यूज़फुल उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम अगर उस ऑडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे पास ऑडियो आउटपुट डिवाइस होनी चाहिए, दैट इज़ स्पीकर। तो जो ज़्यादातर कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर जो स्पीकर होते हैं वो बिल्ट इन होते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी कम होती है क्योंकि उनको पावर कम मिलती है, उसकी एम्पलीफिकेशन कम होती है। जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो हम सेपरेटली ही स्पीकर यूज़ करते हैं, उसको एम्पलीफायर के साथ अटैच करके जो बुफर होते हैं उसके ज़रिए हम उसको सुन सकते हैं, जो कि हमारी ऑडियो होती है। ये हमारी ये होगी आउटपुट डिवाइसेस। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बेसिक यूनिट्स ऑफ स्टोरेज। मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, किस टाइप का होता है, उसको स्टोर करने के लिए कौन सा तरीकाकार है वो हम देखेंगे बेसिक यूनिट्स ऑफ स्टोरेज। तो सबसे जो बेसिक यूनिट है हमारे पास डाटा स्टोर करने का कंप्यूटर के अंदर दैट इज़ बिट। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। मतलब बुलियन अलजबरा अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें देखा होगा आपने कि जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं दैट इज़ 0 एंड 1। सिर्फ दो ही डिजिट होते हैं उसमें, या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 का मतलब है वो सर्किट ऑफ है, और अगर 1 है तो इसका मतलब है सर्किट ऑन है। तो बेसिकली जो कंप्यूटर वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो सारा का सारा जो भी काम होता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग सारी 0-1 में होती है, डिजिटल फॉर्म में होती है। अगर हमें इनपुट किसी भी फॉर्म में मिल रही है, हमने आउटपुट किसी भी फॉर्म में शो करवानी है, तो जो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर वो बाइनरी फॉर्म में ही होती है, बिट्स के अंदर होती है 0-1। उन्हीं के ऊपर वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं और उन्हीं के ज़रिए हम सारी की सारी जो भी एप्लीकेशंस है वो चलाते हैं। तो जो सबसे बेसिक यूनिट है दैट इज़ बिट। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, इसकी दो स्टेट होती हैं बिट्स की, या तो वो 0 हो सकती है या तो वो 1 हो सकती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। 0 का मतलब ऑफ है और 1 का मतलब ऑन है। तो जो सेकंड हमारे पास जो यूनिट है दैट इज़ बाइट। ये हमारे पास जो बेसिक यूनिट है स्टोरेज का वो बिट है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाइट। अब बाइट क्या है? बाइट इज़ कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। मतलब इसमें हमारे पास 8 बिट्स होंगी, 8 बिट्स मिले तो एक बाइट होती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें इस तरह से होगा। जी, तो ये हमारे पास 8 स्टोरेज यूनिट्स बन गए हैं। तो हर एक क्या होगा A1 बिट का, यहाँ पे भी हमारे पास 1 बिट आ सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये एक हमारे पास बाइट है दैट इज़ कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। अगर हम 0 से स्टार्ट करें 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये हमारे पास 8 बिट्स हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, या तो ये डेटा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, मतलब 0 और 1 में से कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह डेटा हमारे पास स्टोर होता है। तो जो
डेटा को मेजर करने का, मेमोरी मेजर करने का हमारे पास जो यूनिट होता है वो बाइट होता है, बिट नहीं होता। बिट बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज है, जो बाइट है वो बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है कि अगर हमने किसी मेमोरी को मेजर करना हो तो हम बाइट में करते हैं। इसके जो बाकी यूनिट्स हम यूज़ करते हैं आम लाइफ में, तो वो इस तरह से होते हैं। अगर हमने यूज़ करना है, आपने सुना होगा किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स। तो ये जो यूजुअली यूज़ होते हैं प्रीफिक्सेस KB, MB, GB एंड TB, तो ये भी बेसिकली बाइट्स का ही यूनिट है। उसी को अगर हम इन्हांस करके यूज़ करें, ज़्यादा बाइट्स हो तो उन्हें हम कंबाइन करके बोलना हो तो हम उसे KB, MB और GBs में बोलते हैं। इनकी जो वैल्यूज़ है वो इस तरह से होगी कि अगर हम KB में बात कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 2⁻10 में होगी। अगर हम MB की बात करें तो वो 2⁻20 होगी, और अगर हम GB की बात करें 2⁻30 होगी, और अगर TB की बात करें तो इसमें 2⁻40 होगी। मतलब इतनी बाइट्स मिलके तो ये मतलब इक्वलेंट है, इतने KB और ये MB है। तो इनको कैलकुलेट करके हम देख सकते हैं कितने बनते हैं। ये तकरीबन हमारे पास बन जाएंगे 1 ट्रिलियन, 1 बिलियन, 1 मिलियन एंड 1000। उसके बाद आ जाता है वर्ड। वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाइट। अब ये सिंगल बाइट भी हो सकती है, डबल बाइट भी हो सकती है, 4 बाइट्स का भी वर्ड हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे कि हमारा जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो कौन सा है। जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर होते रहे उसमें जो 1 वर्ड का साइज़ होता है वो 1 बाइट के इक्वल होता रहे। 1 बाइट मतलब जो हमारे पास प्रोसेसिंग करने के लिए रजिस्टर्स यूज़ होते हैं सिस्टम के अंदर CPU के पास, तो वो जितना रजिस्टर का साइज़ होगा उतना ही वर्ड का साइज़ होगा। अगर हम 8 बिट का या 1 बाइट का अगर हम यूज़ कर रहे हैं रजिस्टर तो उसका वर्ड का साइज़ 1 होगा। लेकिन ये ट्रेडिशनल अब वो यूज़ नहीं होते हैं। अभी जो लेटेस्ट यूज़ होते हैं वो 32 बिट सिस्टम यूज़ होते हैं, 64 बिट यूज़ होते हैं। तो जो 64 बिट सिस्टम होता है, मैं आपको एक टेबल शो करके दिखाता हूँ। अगर हम देखें कि 1 बाइट है वो इक्वल होते हैं 8 बिट्स के। अगर हम 2 बाइट्स की बात करें वो 16 बिट्स हो जाएंगे, 4 बाइट्स है तो वो 32 बिट्स हो जाएंगे, अगर 8 बाइट्स है तो वो 64 बिट्स हो जाएंगी। तो जो प्राइमरी कंप्यूटर से सबसे पहले ट्रेडिशनल उसमें जो 1 वर्ड था उसका साइज़ 1 बाइट था, लेकिन उसके बाद जो यूज़ होने लगे उसके बाद 2 बाइट हो गया। जो अब यूज़ हो रहा है दुनिया में दैट इज़ 1 वर्ड इक्वल टू 4 बाइट्स। मतलब 4 बाइट्स का हमारे पास एक वर्ड होता है, और अगर हम 8 बाइट्स की बात करें तो वो हमारे पास 2 वर्ड्स आ जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास यूज़ होता है कि अगर हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम का रजिस्टर का साइज़ अगर वो 64 बिट है तो उसके लिए 2 वर्ड्स का साइज़ होगा, अगर 32 बिट है तो उसके लिए 1 वर्ड का साइज़ होगा। तो इसमें हमारे पास अगर जो यूजुअली यूज़ होते हैं हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर उसमें जो 1 वर्ड का साइज़ है वो दैट इज़ 4 बाइट्स। तो उसमें हमारे पास 32 बिट्स सिस्टम मौजूद होता है। तो ये हमारे पास हो गया बेसिक यूनिट्स ऑफ स्टोरेज। उसमें मैंने बात कर ली बिट, बाइट और वर्ड की। इनका कंपैरिजन भी हमने देख लिया कि 1 वर्ड किसके बराबर होता है 4 बाइट्स का, और 4 बाइट्स किसके बराबर होती है 32 बिट्स के। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सिस्टम एंड सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सिस्टम क्या होता है। सिस्टम एक ऐसा यूनिट है जो कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पीपल, यूज़र्स या डेटा कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन लिंक्स और इन्फॉर्मेशन से मिलकर बनता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस 5 फैक्टर्स दैट मेक्स सिस्टम। अब हम बात करें कि उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें क्या कौन कौन से तरीक़ाकार अपनाने चाहिए।
तो एक सिस्टम कंप्लीट सिस्टम बनाने के लिए हमारे पास SDLC मौजूद है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें वो सारे के सारे हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो एक्सप्लेन किए गए कि अगर हमने कोई सिस्टम डिज़ाइन करना है, सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए कौन कौन से हमारे पास स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी फेजेज़ है। तो सबसे पहले जो हमारे पास फेज़ है दैट इज़ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद आ जाता है सिस्टम एनालिसिस, फिर डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन मेंटेनेंस। तो ये हमारे पास 7 फेजेज़ हैं जिसको हम अगर हम इनको मद्देनज़र रखते हुए हम पूरा सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की। तो इसमें हमारे पास ये सबसे पहला स्टेप है। इसमें कौन कौन से फर्दर हमारे पास स्टेप्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के। हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है, हमें उसका सोल्यूशन वो आइडेंटिफाई करना है। तो वो सोल्यूशन कौन सा होगा हमारे लिए जो कि हमारी प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करे, उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन जो होगा वो हमने इसी फेज़ में आइडेंटिफाई करने के इस प्रॉब्लम के लिए ये वाला सोल्यूशन हो सकता है। तो जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट होगा वो इसी फेज़ पे डिपेंड करेगा। जो हम सोल्यूशन यहाँ पे प्रपोज कर देंगे उसी की बेस पे सारी वर्किंग होगी नेक्स्ट। तो उसके बाद हमारे पास सबसे पहले हमने सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टम का स्कोप। हमने एक सिस्टम बनाना है, उसका हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली कि हमने ये वाला सिस्टम बनाना है। उसके बाद हम उसका स्कोप चेक कर लेंगे कि उसका स्कोप क्या। अब स्कोप कहते हैं कि उसको हमने देखना है कि अगर हम ये वाला सिस्टम बनाएंगे ये चलेगा या नहीं चलेगा, इसकी क्या परसेंटेज है कि मतलब ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन है वो देगा या नहीं देगा, वो हम उसका स्कोप देख लेंगे, फाइनेंशियली देख लेंगे, उसका पॉलिटिकली देख लेंगे कि वाकई ये इसका सोल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्टरनेटिव सोल्यूशन। अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में हमने देखना होता है कि जो हमने एक सबसे पहले सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किया है उसका हमने स्कोप चेक कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कि इसके अलावा भी कोई सॉल्यूशन है जो हमारे पास प्रॉब्लम आई है, उसके अलावा भी कोई हमारे पास सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। अगर है तो हम उनको क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस है तो हम इसमें क्या करते हैं वो सारे सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं और उसमें से जो सबसे बेस्ट होता है हम वो वाला कंसीडर कर लेते हैं। अगर कोई इशू होता है तो हम दोबारा सिस्टम आइडेंटिफिकेशन में जाते हैं, उसका स्कोप डिफाइन करते हैं और फिर हम आके उसके जो सोल्यूशन है उसको डिस्कस करते हैं। और सोल्यूशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन हमने वो पिक कौन सा करना है जो कि सबसे एफिशिएंट होगा। उसके बाद हमने करना है हमारा जो स्टेप होता है दैट इज़ फिजिबिलिटी स्टडी। इसमें अगर हमने अल्टरनेटिव सोल्यूशन में एक जो सोल्यूशन है वो पिक कर लिया जो कि हमें बेस्ट लग रहा है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी देखेंगे उसकी कि आया कि जो हमने सोल्यूशन प्रपोज किया है वो फिजिबल भी है कि नहीं, वो हम बना भी सकते हैं। मतलब वो ना हो कि जो सोल्यूशन वो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो, उस पर हम काम ही नहीं कर सकते, वो मतलब डूएबल ही नहीं है। तो वो हम देखेंगे कि क्या ये फाइनेंशियली हम बना सकते हैं, इसमें किसी किस्म के कोई पॉलिटिकल इश्यूज तो नहीं आएंगे, तो यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं हमें, मतलब इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है सोल्यूशन की। तो इस तरह के हमें सारे फैक्टर इसमें स्टडी करने होते हैं फिजिबिलिटी स्टडी में। तो जब हमारे पास एक सोल्यूशन आया है, उसका सोल्यूशन हम देख लिया, उसका स्कोप हो गया है, अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी हमने डिस्कस कर लिए, उसके बाद हमने उसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी कर ली कि हाँ ये सोल्यूशन हमारे पास डिप्लॉयबल है, हम इसको अपना सकते हैं। तो उसके बाद हमने एक प्लान बनाना होता है, उसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी प्लान। प्रिलिमिनरी प्लान में हम बेसिकली फिजिबिलिटी स्टडी को स्टडी करके उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, उसको हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी कहते हैं। तो जो प्लान होता है रिपोर्ट बेसिकली हमने जो सारे स्टेप्स हैं इसमें हर एक में हमने रिपोर्ट जनरेट लाजमी करनी कि जो भी हमारे पास इश्यूज आए हैं, जो भी हमने काम किया वो हमने एक रिपोर्ट में लिखना है कि ये काम हमारा हो गया, अब इसमें ये वाले इश्यूज आ सकते हैं, ये वाले सोल्यूशन हैं, इनको मद्देनज़र रखना है।
हमारे पास जो प्रिलिमिनरी प्लान होता है उसमें हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है और वो वाली रिपोर्ट फिर हम सेंड करते हैं जो हायर क्वालिटी के मैनेजमेंट स्टाफ होता है, हम उसको सेंड कर देते हैं कि वो एक दफ़ा रिव्यू कर ले। अगर हमारा सोल्यूशन ठीक है तो हम फिर जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है हम उस पर मूव करें। अगर नहीं तो फिर वो रिव्यू दे देते हैं कि जी आपने दोबारा करना, तो फिर हम ये सारे स्टेप्स दोबारा करते हैं, कोई नया सोल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं, उसका स्कोप डिफाइन करते हैं, उसके सारे जो सोल्यूशंस है वो चेक करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी बना के रिपोर्ट बना के दोबारा सबमिट करते हैं। ये चलता रहता है जब तक हमारी जो प्रिलिमिनरी प्लान वाली रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट नहीं होती। तो जैसे ही हमारी ये वाली प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज सिस्टम एनालिसिस। तो हमने उसका एनालिसिस करना होता है। हमारी अगर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं सिस्टम एनालिसिस पे। तो सिस्टम एनालिसिस में हमने करना ये होता है कि जो हमारे पास करंट सोल्यूशन है, जो करंट काम हो रहा है या हमारे पास जो नेक्स्ट सोल्यूशन है, हमें उसका एनालिसिस करना होता है। हर लिहाज से हमने उसका एनालिसिस करना होता है। सबसे पहले हम करते हैं नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस में ये चेक होता है कि जो हमारी ज़रूरियात हैं, जो कि बेसिक हमारी नीड्स हैं, वो फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं हो रही है। अगर हम ये वाला जो सोल्यूशन हमें मिला है, अगर हम वो उस पर काम करें तो जो हमारी बेसिक नीड्स है वो फुलफ़िल होंगी इस सोल्यूशन से कि नहीं। हमने वो सारी अपनी जो बेसिक नीड्स है वो आइडेंटिफाई करनी है, उसको एनालाइज करना है और जो हमारे पास प्रपोज सोल्यूशन है उसमें देखने के हमारी जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। जब हमने ये चेक कर लेना उसके बाद हमने डाटा गैदर करना है। तो सेकंड स्टेप क्या है? डाटा गैदरिंग। तो डाटा गैदरिंग हम किस तरह करते हैं कि जो हमारा करंट सिस्टम है अगर वो चल रहा है तो हमें नहीं पता उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। हमने जो नया सिस्टम बनाना है उसमें हम कौन कौन से रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से उसमें फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि हमें ऐड करने चाहिए। तो उसके लिए हमें डाटा गैदर करना होता है जो करंट ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो वो हम डाटा गैदर किस तरह से कर सकते हैं, उसके काफ़ी ज़्यादा तरीक़ेकार हैं। तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है। मतलब पहला जो तरीकाकार है वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है कि हम ऑर्गेनाइजेशन से सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो एक रिटर्न फॉर्म में, रिटर्न डॉक्यूमेंट में उनसे ले लें कि जी आप बता दें आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या आपने जो भी सिस्टम बनाना है उसमें आपकी ज़रूरियात क्या हैं, आप बता दें ताकि हम अपने सिस्टम में वो वाली चीज़ें ऐड कर सकें अगर वो ऐड नहीं है तो उनसे हमने डाटा गैदर करना होता है। रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है एक प्रिंटेड फॉर्म में डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिसे हम यूज़र मैनुअल्स भी कहते हैं। हर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा होता है, वो वाला डॉक्यूमेंट हमें प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाता है तो हम उसको स्टडी करके तो कर लेते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास है इंटरव्यूज़ का। तो इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि हम पर्सनली मिलते हैं एक दूसरे से, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं जिनके पास वो इन्फॉर्मेशन है वो दे सकते हैं। तो हम वन बाय वन सबका इंटरव्यू करते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो ये हो जाता है फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होती है उसमें आ जाते हैं इंटरव्यू। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चनेयर्स। जो थर्ड तरीका है हमारे पास दैट इज़ क्वेश्चनेयर्स। अब क्वेश्चनेयर्स क्या होता है, ये एक पेपर टाइप होता है, उसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं जैसे क्वेश्चन पेपर होता है तो उसमें क्वेश्चन लिखे होते हैं, फिर जगह एम्प्टी होती है, आपने वहाँ पे आंसर लिखना होता है उस क्वेश्चन का। ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, एमसीक्यूज हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, या आपने उन क्वेश्चन का आंसर लिखना हो सकता है। तो किसी भी क्वेश्चन के किस्म के हमारे पास क्वेश्चन हो सकते हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। फिर ऑर्गेनाइजेशन उन क्वेश्चन के लिहाज से आंसर करती है और जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने अपने फीडबैक वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो इससे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो सकता है। ये एफिशिएंट तरीका है, लेकिन अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वो इतना टाइम नहीं दे सकते कि मतलब टाइम निकाल के जो क्वेश्चन उनका आंसर करे, तो हमारे पास जो लास्ट पे तरीका बचता है दैट इज़ सैम्पलिंग। ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, हर एक की अपनी अपनी राय है। तो हम सैम्पलिंग कर लेते हैं, उसमें से कुछ जो स्पेशल या स्पेसिफिक लोग हैं उनको
हम कलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, तो सिर्फ उनसे ही हम ये वाले जो 3-4 मैंने आपको बताया तरीक़ाकार उनसे हम लेते हैं। मतलब सिलेक्टेड कर लेते हैं कि हमने सिर्फ मतलब जो मैनेजर्स हैं और हायर लेवल के जो लोग हैं हमने सिर्फ उनका इंटरव्यू करना है या उनसे क्वेश्चन सॉल्व करवाना है या उनसे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हमने लेना है। तो हम सैम्पलिंग कर लेते हैं, सिर्फ कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, सबका हम इंटरव्यू नहीं करते या सबसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाते। तो हम सैम्पलिंग कर लेते हैं। ये हो गई हमारे पास डाटा गैदरिंग। तो हमारे पास सिस्टम एनालिसिस में पहला स्टेप था नीड एनालिसिस, उसके बाद डाटा गैदरिंग, उसके तरीक़ाकार थे, हमने डाटा गैदरिंग भी कर लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा एनालिसिस, मतलब हमने डाटा गैदर किया, उसके बाद हमने डाटा को एनालाइज भी करना है। तो ये डाटा जो हमारे पास डाटा गैदरिंग से इकट्ठा हुआ है, क्वेश्चन से, इंटरव्यू से जो भी डाटा हमारे पास आया, हमने उस डाटा का भी एनालिसिस करना है। हमने वो सारा का सारा डाटा चेक करना है कि क्या ये डाटा हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको कंप्लीट तरह से हमने एनालाइज करना है और सबके देखने के मतलब जो फैक्ट्स हमें सिर्फ उनको कंसिडर करना है। जो कुछ लोग फॉल्स बिलीव्स रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक, तो हमने वो करना होता है इस फेज़ में, हमने वो वाले रिमूव कर देना होता है। लेकिन जो फैक्ट्स है सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करते हुए पूरा डाटा को एनालाइज करना होता है। इसके बाद जो लास्ट में बच जाता है हमारे पास सिस्टम एनालिसिस में, दैट इज़ रिपोर्ट। तो एनालिसिस रिपोर्ट में बताया कि हर फेज़ में हमने एक रिपोर्ट जनरेट लाजमी करनी होती है। उसमें हमने बताना कि हमने ये वाला डाटा इकट्ठा किया है, ये हमारी ज़रूरियात थी, ठीक है, ये आपने डाटा हमें दिया और हमने एनालिसिस करके तो ये एक रिपोर्ट जनरेट कर दी। तो वो वाली जो रिपोर्ट होती है हमारे, वो जो हायर लेवल वाली मैनेजमेंट होती है उनको सेंड कर दी जाती है अप्रूवल के लिए। जैसे वो अप्रूव करते हैं तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, नहीं तो फिर हम रिवाइज करते हैं, दोबारा से डाटा गैदर करते हैं और ये स्टेप चलता रहता है। डिज़ाइन कहते हैं कि किसी भी जो हमने सॉफ्टवेयर बनाना है या सिस्टम बनाना है उसका एक डिज़ाइन तैयार करना है। वो लॉजिकल हो सकता है, फिज़िकल डिज़ाइन हो सकता है। तो हम चेक कर लेते हैं लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता है और फिज़िकल डिज़ाइन क्या होता है। तो लॉजिकल डिज़ाइन में होता है कि अगर हमने कोई सिस्टम डिज़ाइन करना है तो उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है हमने उनको एक पेपर पे या किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने उसको डिज़ाइन कर लेना है। जितनी भी स्क्रीन है, जो सी एक्टिविटीज़ होनी है, हम उनका एक जो मेन ओवरव्यू होता है डिज़ाइन लेआउट, हमने वो बेसिकली डिज़ाइन करनी होती है लॉजिकल डिज़ाइन में, कि हमें ये वाली चीज़ों की ज़रूरत होगी, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इतनी इनपुट्स होंगी, इतनी स्क्रीन्स होंगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लेआउट्स क्या होगा। तो फ्लो एक वो हमें डिसाइड करना होता है लॉजिकल डिज़ाइन में। और जो फिज़िकल डिज़ाइन आया था हमने बेसिकली उसी लॉजिकल डिज़ाइन को फॉलो करते हुए फिज़िकल डिज़ाइन बनाना होता है। ये ज़्यादा डिटेल में होता है, उसी की मैपिंग करता है और इसको हमने स्पेशल टूल्स होते हैं हमारे पास, उसके ज़रिए हमने उसकी मैपिंग करनी होती है। इसमें बताते हैं कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स क्या होंगी हमारे पास, किस तरह की उन इनपुट्स के अगेंस्ट हमारी आउटपुट क्या आ सकती है, इसकी टाइमलाइन क्या होगी, कितना टाइम लगेगा इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, इसका बैकअप बनाना है, रिकवरी बनानी है, इस तरह के सारे काम हम देखते हैं फिज़िकल डिज़ाइन में। उसके बाद क्या होता है लास्ट में, सेम एज हमने एक रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। तो जो भी हमने लॉजिकल डिज़ाइन और फिज़िकल डिज़ाइन में जो भी कंक्लूजन किया वो सारी हमने एक रिपोर्ट में लिख के तो हायर ऑर्गेनाइजेशन को जो मैनेजमेंट होती है उनको हमने सेंड करना होता है अप्रूवल के लिए। तो जैसे वो अप्रूव कर देते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेज में चले जाते हैं। तो हमारा हो गया डिज़ाइन फेज़ भी क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कोडिंग पे। जब हमारा डिज़ाइन, लॉजिकल डिज़ाइन और फिज़िकल डिज़ाइन हमारा जब अप्रूव हो जाता है तो फिर हम उसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली काम शुरू करते हैं। जो बेसिक काम है करने वाला, जो मेन काम है वो इसी फेज़ में होता है कोडिंग में। इसमें क्या होता है, जो स्पेशल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, वो इसी डिज़ाइन को लेके और सारी जो डेटा इकट्ठा हुआ हमारे पास एनालिसिस में और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जितना भी हमारे पास डाटा इकट्ठा हुआ है वो सारा का सारा डाटा, डिज़ाइन और रिपोर्ट्स हो जाती हैं प्रोग्रामर के पास। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होता है वो उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक सॉफ्टवेयर सिस्टम एक डिज़ाइन करता है।
तो जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो भी इसी फेज़ में होता है, जो मेन एक्चुअल काम होता है वर्किंग डेवलपमेंट जिसे कहते हैं वो इसी फेज़ में होती है। तो ज़्यादातर हम इकट्ठा अगर बोलना हो तो कोडिंग और टेस्टिंग एक ही फेज़ में आती है। तो ये डेवलपमेंट इनको कंबाइन करके डेवलपमेंट का फेज़ भी बोलते हैं। तो हमारी बुक में अलग अलग से लिखा तो हम अलग अलग से पढ़ लेते हैं। कोडिंग में बेसिकली हमने प्रोग्रामिंग ही करनी होती है, जो भी कोड है जो प्रॉब्लम है उसका कोड करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंगली उसको कोड करना होता है और वही बाद में एग्जीक्यूट होता है। तो कोडिंग होगी, उसके बाद हमारी होती है टेस्टिंग। अब टेस्टिंग में ये होता है कि हमने जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है उसका कोड कर लिया, हमें वो डेवलप हो चुका है। तो कोडिंग के बाद हमारा जो सिस्टम होता है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद जाते हैं टेस्टिंग के पास। तो टेस्टिंग में ये होता है कि स्पेशल किस्म के जो लोग हैं वो हायरकी होते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस भी कहते हैं या टेस्टर भी कहते हैं या डिबगर कहते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप की इनपुट देते हैं हमारे सॉफ्टवेयर को और चेक करते हैं कि इनके अगेंस्ट हमारी जो आउटपुट है वो रिक्वायर्ड है, वही आउटपुट आ रही है जो हमें रिक्वायर है या डिफरेंट आ रही है, कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई बग तो नहीं है इसमें, अगर हम इसको डिप्लॉय कर दें इम्प्लीमेंट कर दें तो कोई इशू तो नहीं आएगा। तो इस तरह की सारी जो होती हैं इंफॉर्मेशन वो चेक करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो उसके बाद ही फिर वो नेक्स्ट फेज में जाते हैं। टेस्टिंग होती है दो टाइप्स की होती है, यूनिट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग। तो जो यूनिट टेस्टिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारी इतनी बड़ी एप्लीकेशन बन जाती है उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स हम बना लेते हैं, जो छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड करके तो एक एक फंक्शन को चेक किया जाता है। लेट्स सपोज हमारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन बन गई, उसमें एक छोटा सा फंक्शन है ऐड का या मल्टीप्लाई का या डिवाइड का। लेट्स सपोज उसमें कोई दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक फंक्शन है डिवीजन का, तो हम उसमें चेक करेंगे उसको इनपुट दे के कि वो डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो एक एक फंक्शन को चेक करेंगे। लेट्स सपोज हम उसको इनपुट दे देते हैं कोई भी नंबर, लेट्स सपोज 5 दे देते हैं, वो उसका जो डिवाइडर होगा वो हम उसको 0 कर देते हैं। तो हम चेक करेंगे कि वो 0 से डिवाइड कर रही है एप्लीकेशन के नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो वो उसका आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, नल आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है, या वो एप्लीकेशन क्रैश कर रही है, ये किस तरह से उसको हैंडल किया हुआ है। तो इस तरह से हम एक एक फंक्शन को चेक करते हैं यूनिट टेस्टिंग में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में होता है कि सारे जो भी फंक्शंस हैं मॉड्यूल्स हैं उनको इकट्ठा करके कंबाइन करके एक एप्लीकेशन के तौर पर रन किया जाता है और उसको इनपुट्स दे के उसके अगेंस्ट जो आउटपुट होती है उसको टेस्ट किया जाता है। तो यूनिट टेस्टिंग में एक एक करके सॉफ्टवेयर को चेक किया जाता है, सिस्टम टेस्टिंग में कंप्लीट सिस्टम को चेक किया जाता है। और जैसे ही ये हो जाती है टेस्टिंग उसके बाद फिर हम एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, वो रिपोर्ट हायर मैनेजमेंट में जाती है, अप्रूवल होता है कि जी अच्छा डेवलपमेंट हो गई है, इसकी टेस्टिंग भी हो गई है, तो अब इसके हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जो हमारी एप्लीकेशन है आपने वो बेसिकली इम्प्लीमेंट करनी होती है, डिप्लॉय करनी होती है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हैंड ओवर करनी होती है कि ये सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन हमारी बन चुकी है, ये आप अब यूज़ करें। और वो किस तरह से यूज़ करते हैं उसके तरीक़ाकार हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो तरीक़ाकार हम यूज़ करते हैं दैट इज़ डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जी आपने ये सॉफ्टवेयर आपको दिया है, ये आप चलाएं, जो पिछला आप चला रहे थे आप बिल्कुल उसको फिनिश कर दें, ख़त्म कर दें, तो हमारा जो नया सॉफ्टवेयर आप इसको यूज़ करें बिल्कुल ही। तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में होता है कि आपने पिछला सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, उसका यूज़ नहीं करना है और स्टार्ट जो नया सॉफ्टवेयर उसी से स्टार्ट करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। तो पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि हम दोनों सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो पहले काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में और जो हमने नया डिज़ाइन किया दोनों को पैरेलल चलाते हैं, उनको रन करते हैं। एक दो हफ्ता एक महीना चेक करते हैं कि अगर हमें ठीक लग रहा है कि अच्छा ठीक है हमारा जो नया सॉफ्टवेयर है वो बेहतर काम कर रहा है पुराने सॉफ्टवेयर से, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा है, ये अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो हमें ये अडॉप्ट करना चाहिए। अगर कोई इशू आता है तो वो वहीं से दोबारा भेज देते हैं कि जिसमें कोई इशू आ गया या इसको मतलब रिवीजन की ज़रूरत है। तो पैरेलल में होता है कि दोनों को साथ साथ चलाते हैं, फिर जो उनको अच्छा लगता है फिर उसको वो पिक कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि हमारा इतना अगर लेट्स सपोज हमारी जो एप्लीकेशन वो उसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया तो हम उसको थोड़ा थोड़ा करके देते हैं कि जी चलें आप अभी इसका ये वाला मॉड्यूल यूज़ करें, अभी आप ये वाला मॉड्यूल यूज़ करें। लेट्स सपोज एक एप्लीकेशन है उसमें यूज़र साइन इन करता है, जो पहले यूज़र था वो जो पहले एप्लीकेशन चल रही थी उसमें यूज़र साइन इन नहीं करता था
यूज़र वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कोई भी आके तो यूज़ कर सकता था आपकी एप्लीकेशन। तो अब जो नई एप्लीकेशन डिप्लॉय हम कर रहे हैं तो उसमें हमने सिर्फ उसको यूज़र वाला मॉड्यूल दे दिया कि चले जी आप ये वाला मॉड्यूल चेक करें, इसमें जो यूज़र्स हैं वो ऐड करके चेक करें ऐड हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे उनको करके थोड़ी थोड़ी करके पूरी एप्लीकेशन देते हैं। पहले यूज़र का दे दिया, फिर एडमिन का दे दिया, फिर बाकी इंटरफेसेस दे दिए कि जी आप ये पूरी एप्लीकेशन अब रख लें, मतलब हाफ हाफ करके पार्ट्स में डिवाइड करके तो वो उनको देनी है। वो हो जाता है फेज इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकेंड लास्ट में पायलट इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि ये मतलब मिक्स होता है, फेज इम्प्लीमेंटेशन और पायलट इम्प्लीमेंटेशन आपस में मिक्स हो सकती है, लेकिन काफ़ी डिफरेंस है। फेज में हमने बात किया कि जो सॉफ्टवेयर है उसके हमने टुकड़े करके डिवाइड करके एक ही ऑर्गेनाइजेशन को हमने देनी है, और वन बाय वन हमने वो सारे जो मॉड्यूल्स है वो उसको हैंड ओवर कर देने हैं। और जो पायलट इम्प्लीमेंटेशन इसमें क्या होता है कि हम पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन वो हम दे देते हैं, लेकिन सिलेक्टेड बंदों को देते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देते कि आप यूज़ करें। उसमें सिर्फ जो सिलेक्टेड पर्सनस होते हैं मैनेजमेंट में या जो हाई मैनेजमेंट है, कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट में सिर्फ वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि पहले आप यूज़ करें, फिर दूसरे डिपार्टमेंट को दे देते हैं, फिर तीसरे डिपार्टमेंट को दे देते हैं। तो इसी तरह करते करते पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम वो वाली एप्लीकेशन दे देते हैं। तो ये डिफरेंस है पायलट में और फेज़ में। ये इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन फेज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड पायलट इम्प्लीमेंटेशन। तो जब ये हमारी सारी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है यूज़र ट्रेनिंग का, जो लास्ट है हमारे पास, दैट इज़ यूज़र ट्रेनिंग। मतलब हमने कोई भी यहाँ से तरीकाकार अपनाया है, तो हमने एप्लीकेशन जहाँ पे डिप्लॉय करनी है वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनके लिए बिल्कुल एप्लीकेशन नई होगी, उनको इसका स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगी, उसका डिज़ाइन समझ नहीं आएगा, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होंगी जो उनके लिए नई होगी, तो उसके लिए हमने यूज़र ट्रेनिंग लाजमी होगी। जो कि उसको यूज़ करेंगे एप्लीकेशन को, उनकी ट्रेनिंग लाजमी होगी। जो प्रोग्रामर्स होगा या जिसने ये सिस्टम डिज़ाइन किया है वो लाजमी तौर पर इनको ट्रेन करेगा यूज़र को। उसके तरीक़ाकार आप डिफरेंट हो सकते हैं, या तो वो मतलब ट्रेनिंग सेशन कर सकता है, लाइव सेशन कर सकता है, या उसको रिकॉर्डिंग भेज सकता है, या डॉक्यूमेंटेशन सेंड कर दे। इस तरह का वो कुछ भी अपना के तरीकाकार तो यूज़र को ट्रेन करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट, टेस्टिंग भी हो गई, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब लास्ट में हमारे पास जो आ गए मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में क्या होता है हमारे पास, ये हमारा डिज़ाइन SDLC का लास्ट स्टेप है। तो इसमें हमने बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय कर दिया, वो यूज़ कर रहे हैं। तो वो साल बाद 2 साल बाद जैसे ही उनको कोई अपडेट की ज़रूरत होगी, जी हम चाह रहे हैं कि इसमें ये वाला यूज़र ऐड ना हो, या इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा दें, या हम चाह रहे हैं कि यूज़र के साथ उसकी पिक्चर्स भी सेव हों, तो इस तरह की वो कोई भी अपडेट ले सकते हैं। तो उसमें आ जाता है मेंटेनेंस। ये लास्ट वाला फेज़ है। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी डिमांड कर सकते हैं कि इसमें कोई इशू आ गया, आपने वो रिजॉल्व करना है, इसमें कोई फंक्शन नया ऐड करना है, तो वो होता है मेंटेनेंस का। तो वो जो कंपनी होती है उसके साथ लिंक में रहते हैं कि जी अगर कोई इशू हुआ आपने, तो आपने लाजमी हमें कॉल करनी है। तो अपना इशू बता रहे कि जी यहाँ पे कोई इशू आ गया, आपने ये रिजॉल्व करना है, या हमने कोई नया फीचर ऐड करना है तो आप वो कर दें। तो वो बेसिकली होता है मेंटेनेंस में। तो हमारे पास मेंटेनेंस भी क्लियर हो गई। ये हमारा लास्ट स्टेप था। तो हमने देख लिया कि एक पूरा जो सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम होता है उसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है। उसके ये 7 स्टेप आपके सामने लिखे हैं: प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। तो ये था हमारा SDLC का कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, मेरे लिए बस इतना ही था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।